बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंटिन्यू करते हैं हमारे चैप्टर को। सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री हम देख रहे थे। अब इस चैप्टर में अब तक के जो हमने बातें देखी, हम देखते देखते पहुंच गए थे मोल कंसेप्ट की तरफ, मोल का तसव्वुर। क्योंकि ये काफी अहम कंसेप्ट है और इसी कंसेप्ट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं हर मर्तबा। तो ये चैप्टर के अंदर जो अलग अलग टॉपिक्स है जिनका वेटेज काफी ज्यादा है, जिसमें से क्वेश्चंस के, सवाल के पूछे जाने के चांसेस काफी ज्यादा है, तो उनमें से ये वाला पार्ट वो है जिसके ऊपर क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, नंबर एक। दूसरी बात ये कि ये वाला जो कंसेप्ट है, ये इसके अलावा और भी दूसरे चैप्टर्स के अंदर बहुत सारी मर्तबा हमें देखने के लिए मिलेगा। तो ये बहुत बेसिक कंसेप्ट है। ये अगर हमको यहाँ समझ में नहीं आया तो आगे बहुत सारे जो है चैप्टर के अंदर हमें कंसेप्ट समझने में परेशानी हो सकती। ठीक है, उसको बंद कर दो, म्यूट कर दो। ठीक। तो अब देखते हैं मोल कंसेप्ट। अब मोल कंसेप्ट के ताल्लुक से हमने देखा था कि किसी भी अदद को बताने के लिए जो अदद, जो नंबर हो, नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, या मॉलिक्यूल की तादाद को बताने के लिए, एटम की तादाद को बताने के लिए कि जिनकी तादाद बहुत बड़ी होती, हम ये मोल कंसेप्ट का यूज करते। और यहाँ पर हमने देखा था कि एक मोल, कोई भी चीज अगर हम लेते, एक मोल मसावी है कितने के? बोलिए। हाँ, नहीं, वो तो कार्बन के 12 ग्राम में जितने एटम्स होते हैं उसको एक मोल कहा जाता। वो होता है अदद कितना है, वो कौन बताएगा? हाँ बोलिए। 6.022 जरब 6.022 जरब 10 की कुव्वत -23 नहीं था, वो था मुस्बत 23 प्लस 23। ठीक है, 10 की कुव्वत 23, क्योंकि अदद बहुत बड़ा है। 10 की कुव्वत -23 मतलब बहुत छोटा हो जाएगा। ये 10 की कुव्वत 23 है, मतलब अदद बहुत बड़ा, कि जो कोई भी अशारियों से 23 मरतबा हमें आगे की तरफ मूव करता रहेगा। ठीक है, मसूद दरवाजा भेज दो बेटा। तो ये अदद इतना बड़ा है, 10 की कुव्वत 23, मतलब कोई भी चीज जब इतनी तादाद में होंगी, उतनी तादाद में होने के बाद हम कहेंगे कि ये एक मोल है। फिर इसी में जो है हमने ये बात देखी थी, एक मोल को देखने के बाद में, कि कोई भी चीज अगर हम एक मोल की क्वांटिटी में उसको लेते, कि यहाँ पर कार्बन, कार्बन के कितने एटम्स प्रेजेंट है? 6.022 इंटू 10⁻23। सल्फर के वही 6.022 जरब 10 की कुव्वत 23। आयरन के भी उतने, कॉपर के भी उतने, लीड के भी उतने। लेकिन सबको एक मोल जब हमने लिया, उनकी कमियत, उनका मास सेम आया क्या? यहाँ पर नहीं, सबका अलग अलग आया। तो किसी भी चीज को अगर हम एक मोल लेते हैं, एक मोल लेने के बाद में उसकी जो कोई भी कमियत आएंगी, क्या कहते हैं बच्चों उसकी कमियत को? मोलार कमियत या मोलार मास, बराबर। मोलार कमियत कहेंगे या मोलार मास उसे कहेंगे अंग्रेजी में। फिर मोलार मास को लेकर किस तरह से अलग अलग तरीके के सवाल पूछे जाते हैं वो हमने देखे थे। वो सवाल को हल करने के लिए आपने जो फॉर्मूला याद रखने का है कि मास मसावी है सॉरी, ये ऐसे नहीं होगा, ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स मसावी है मोलार मास, फिर गलती हो रही, मास अपॉन मोलार मास। कल हमने फॉर्मूला देखे थे, वो था नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास गिवन अपॉन मोलार मास। मतलब किसी भी चीज को हमें पता करना है कि उसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स कितने, तो वहां पर हमें दो चीजें देखना रहेंगी, उसका मोलार मास और उसका मास कितना दिया हुआ है। जैसे मिसाल के तौर पर पानी का मोलार मास कितना है? 18। ठीक है, अगर हमें यह दिया गया है कि पानी का जो मास है वो 36 ग्राम, कितनी ग्राम है? 36 ग्राम। तो 36 ग्राम देने के बाद में हम किस तरह से पता कर सकते उसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने प्रेजेंट है? तो ये फॉर्मूला है, मास दिया हुआ है अपने को कितना? 36। मास दिया हुआ है 36, मोलार मास कितना है? 18। 36/18 हम करेंगे तो कितना आ गया? 18 18 दूनी 36, 18 टू 36 2, मतलब कितने मोल प्रेजेंट है उसमें? दो। बात समझ आ गई। और इसी को अलग अलग अंदाज में ऐसे भी देखा जा सकता है। जैसा मान लीजिए अगर
हमारे पास है 3 मोल पानी, कितने पानी, पानी कितने, 3 मोल H2O। हमें ये पता करना है 3 मोल अगर पानी है तो कितने ग्राम पानी हमारे पास प्रेजेंट है। तो उसको ही इस तरह से पता कर सकते हैं, 3 मोल पानी मसावी है वही मास अपॉन मोलार मास। और मोलार मास कितना है पानी का, 18। मतलब हमें 3 × 18 कर देना पड़ेगा, तो पानी करेक्ट कितना आ जाएगा, 18 × 3 54 ग्राम। बात जरा यहाँ पे तकसीम के अंदर है, तो मसावी के जब उधर जाएगा तो वो जरब में आ जाएगा। बात समझ आ गई। तो बस ये फॉर्मूला अगर आप याद रखें तो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। 4 से लिए 4 का जरब करना पड़ेगा। हाँ, अगर अगर 4 मोल लिए तो 4 से जरब करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूले के हिसाब से उसको आप चेंज कर सकते। कभी आपको पूछेगा कि नंबर ऑफ मोल्स पता करो, कभी आपको मास पता करने का पूछेगा, कभी वो दोनों दे देंगे, मोलार मास पता करने का पूछेगा। अगर मोलार मास निकालना रहा तो देखते उसकी एक मिसाल से उसको समझने की कोशिश करते। ठीक है, फॉर्मूला तो हमने देख ली, मोलार मास निकालना है। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास कोई एक चीज है सब्सटेंस ए। क्या है हमारे पास में, सब्सटेंस ए एक चीज है जिसका नाम है ए। और ए हमारे पास में 32 ग्राम, कितने ग्राम है, 32 ग्राम। और जब 32 ग्राम हमने लिया तो उसके मोल्स कितने हैं, वह टोटल 2 मोल। कितने मोल हो गया, 2 मोल। तो यहाँ देख पर देखिए हमको मोल दिया गया और उसका ग्राम के अंदर वजन दिया गया। हमको पता करना है इसका मोलार मास कितना। देखिए अब मोलार मास को पता करने के लिए अगर हम कैलकुलेशन करें, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे लिखा था मैंने, मोल मसावी मास गिवन, दिया हुआ मास और मोलार मास, ये फॉर्मूला था। अब मोल हमको दिया हुआ है, मोल कितना है बच्चों, 2 मोल है। तो मतलब क्या हो जाएगा, 2 मोल मसावी है। मास, मास भी दिया हुआ है, कितना है 32 ग्राम बटे, क्या हमको मोलार मास पता करना है। तो मोलार मास की जगह पर हम लिख लेते ऐसी एम, हम उसकी जगह पर क्या लिख दे, एम। मोलार मास हमको ये पता करना है, ये लिख देंगे पूरा पूरा, ये दैट इज मोलार मास, ये हमको पता करना है, ठीक है। अब अगर इसको पता करना है तो पता करने का तरीका कैसे रहेगा, देखिए कि मोलार मास अभी यहाँ पर तकसीम में है, तो हमको मसावी के उधर जानिब उसे ले जाना पड़ेगा। तो जब उधर जाएगा तो किधर आ जाएगा, जरब में। इधर तकसीम में है, उधर की क्या हो जाएगा, जरब में, ठीक है। डिवीजन से मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा। और जब वो जरब में जाएगा तो इधर का ही जो 2 है वो उधर की तकसीम के अंदर आ जाएगा। उधर मल्टीप्लीकेशन में, तो इधर कैसे आ जाएगा, डिवीजन में। तो ये दोनों अपनी जगह को चेंज कर लेते, वो हो जाता मोलार मास मसावी है, ये हो जाएगा 32/2, 32 डिवाइडेड बाय 2, कितना हो जाता, 64। जरब नहीं है तकसीम है, हो रहा था 16, कितना 16, ठीक है। तो ये 16 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। उसको इस तरह से सिंपली अगर हम तकसीम करें 32/2, कैसे करेंगे, 2 छक्के कितने होते, 12, ठीक है। सॉरी, 32 है, 32 में 13 लिख दिया था ना, ठीक है। ये हो जाएगा 2 1 2, फिर एक बचा, 2 छक्के 12, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा 16। तो यहाँ पर मोलार मास कितना आ गया, 16। समझ में आ गया आपका सवाल। तो आपको असल में ये फॉर्मूला याद रखना है, अलग अलग तरीके कैसे भी सवाल पूछे आप फिर जो उसको बहुत आसानी से हल कर सकते। अब एक और चीज यहाँ पर देखने की अपनी बाकी है, दैट इज कि मोलार हजम क्या होता है। अभी देखिए हमने मोलार कमियत देखी थी जिसको मोलार मास कहते हैं। अभी हम देख रहे हैं मोलार हजम। मोलार हजम क्या रहता है, मैं पहले उसके समझा देता हूं, फिर सेंटेंस की तरफ हम बढ़ते। मोलार हजम के बारे में याद रखिए, मिसाल के तौर पर कोई एक कंटेनर है, एक डब्बा है, और डब्बे के अंदर हमने ली हुई कोई गैस, और इसके अंदर जो गैस है वो H2 गैस है। कौन सी गैस है बच्चों, H2 गैस। और H2 गैस के बहुत सारे मॉलिक्यूल हो सकते हैं। वो मॉलिक्यूल हमने गिन के इसके अंदर डाले कितने,
कि जितने मॉलिक्यूल हमने उसके अंदर डाले वो मॉलिक्यूल है 6.022 इंटू 10⁻23, मतलब कितने मोल हो गए? 1 मोल हो गया। बात समझ आ गई? तो H2 गैस। उसी तरीके से एक और कंटेनर है, उसके अंदर हमने ले लिए O2 गैस, और O2 गैस के भी अंदर जो है पूरे मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, वो भी कितने यहाँ पर? 1 मोल। अब आपको पता गैस को अगर हमको गिनना हो तो गैस को कमियत में गिन सकते हैं कि हम वजन ग्राम में? गैस को ग्राम के अंदर गिनना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल रहेगा कि हमारे कमरे के अंदर कितने ग्राम गैस प्रेजेंट है, अगर हम उसको ऐसा गिनने लगे तो आसानी से गिन सकेंगे क्या? नहीं, तो ग्राम में उसे नहीं गिन सकते। तो फिर गैस को किस तरह से गिना जाता है आपको पता है? गैस को गिनने का सही तरीका होता है, गैस को गिना जाता है हजम में। इसमें वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम कितना है कि गैस जगह कितनी घेर रही है, उस हिसाब से गिना जाता है कि इतनी जगह जब घेर रही है तो वो उसका वॉल्यूम है। ठीक है, तो उसको हजम के अंदर गिनना थोड़ा मुश्किल रहता। तो यहां पर हम ये देखते हैं कि मोलार हजम क्या बताता है कि किसी भी गैस के 1 मोल में एटम या सालिमात की तादाद का हजम हमेशा कितना रहता? 22.4। जिस तरह से हमने ये वाला नंबर याद रखे थे, हमको मोलार हजम का नंबर ही याद रखना है, कितने लीटर? 22.4 लीटर, ये याद रखिए, 22.4 लीटर। कोई भी गैस रहने दो, अगर हम उसे लेते हैं 1 मोल, ठीक है, और अगर हम उसे 1 मोल रहेंगे और 1 मोल जब कभी लेंगे तो उसका जो कोई भी हजम आएगा कितना आएगा? 22.4 हजम। ठीक है, बात समझ आ गई है? तो इसको याद रखने का। तो इस तरह से मोलार कमियत हमने देखे, मोलार हजम, और ये हर गैस का सेम आता। मोलार कमियत हर किसी का सेम होता है क्या? ऐसा मोलार कमियत कार्बन की अलग थी, सल्फर की अलग, आयरन की अलग, कॉपर की अलग, लीड की अलग। लेकिन यहाँ पर अगर हम गैसेस लिए, H2 की जो कोई भी मोलार वॉल्यूम होगा O2 का भी उतना ही रहेगा। अगर H2O गैस अगर हम लेंगे उसका भी उतना ही होगा। सबकी यहाँ पर कैसी रहेंगी? सेम। तो ये वैल्यू सबकी सेम आने वाली, मोलार हजम हमेशा सबका सेम होता है। बात समझ आ गई? जैसा अब इससे आपको सवाल कैसा पूछा जा सकता है देखते हैं। हटा दो है, ठीक। ठीक, हमको जो इसके अंदर सवाल पूछा जा सकता है वो ये कि अगर हमारे पास है 2 मोल NH3 गैस, क्या है बच्चों? 2 मोल NH3 गैस, तो क्या हम पता कर सकते हैं कितने लीटर प्रेजेंट होंगी? उसका डबल हो जाए, करेक्ट है, क्योंकि अगर 1 मोल है तो कितना होता है? 22.4, तो ये कितने हो गए अब? 2 मोल, तो 44.8 यहाँ पर इस तरह से हो जाने वाली। तो ये मोलार हजम या मोलार वॉल्यूम को इस तरह से देकर आता है। तो इसी को भी अगर हम देखें तो कैसे लिख सकते हैं? ये मोल्स मसावी है, ये क्या था? उधर हमने कहा था मास गिवन अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, तो हम उसको कह सकते हैं वॉल्यूम अपॉन मोलार वॉल्यूम, इस तरह से लिख सकते। हमको यहाँ पर क्या पता करना था? वॉल्यूम कितना है। मोलार वॉल्यूम हमको पता है सबका होता है सेम, तो मोलार वॉल्यूम कितना रहता? उसको डायरेक्ट वैल्यू लिख ले सकते हैं, वो हो जाता है यहाँ 22.4। और हमें जब ये वॉल्यूम पता करना है तो वॉल्यूम मसावी क्या हो रहा था? मोल्स। मोल्स कितने दिए हुए? 2, 2 ज़रब 22.4, वो हो जाता 44.8 लीटर। समझ आ गई बात? ठीक है, इस तरह से जो है इसके ऊपर सवालात आपको पूछे जा सकते हैं। तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है, ये वाला जो फॉर्मूला है इसको अच्छे से ध्यान में रखो कि ये वॉल्यूम के लिए था, पहले हमने मास के लिए एक फॉर्मूला देख चुके थे। ये 2 फॉर्मूले भी अगर आप याद रखें और थोड़ा सा लॉजिक सेंस लगाए सवालात देखिए, आप बेसिक सा एक रूल याद रख लीजिए, ये रूल आप हर जगह लगा ले सकते हैं। एक मैथमेटिक का आपको रूल बता देता हूं, उसको आप देख लीजिए। ए मसावी है B/C, ठीक है, तो B/C है। अगर C को हमें उधर भी जाना है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, AC मसावी है B। इसको हम ऐसे भी लिख सकते, C मसावी है B/A।
इसका मतलब क्या होता कि जो कोई भी चीज इधर ज़रब में है वो दूसरी तरफ जब जाएंगी तो तकसीम के अंदर चले जाएंगे। एक और अच्छी मिसाल से आपको बात समझा देता हूं, ये देखिए, ए ज़रब बी मसावी सी ज़रब डी, ये दोनों चीजें। तो इनको एक अलग अंदाज में ऐसे भी लिखा जा सकता है कि इनमें से कोई भी जो यहाँ पर ज़रब में उसको मसावी के उधर हम भी जाएंगे तो वो कैसे में आ जाएगा, तकसीम में। तो ऐसा बी को हम भिजा दिए तो ए मसावी है सी ज़रब डी बटे बी। बात समझ आ गई? ठीक है, अगर डी को उधर भिजा दिया तो वो हो जाता है, देखिए, ए बटे डी मसावी सी बटे बी। तो एक ही चीज को अलग अलग अंदाज में लिखा जा सकता। अब हमको जो चीज पता करना है उसको मसावी के एक तरफ लेके हम पता कर सकते। जैसा मिसाल के तौर पर हमको पता करना है बी क्या है, बी हमको पता करना है तो हमको उसको बी को मसावी की एक तरफ लेना पड़ेगा, बाकी चीजें सारी दूसरी तरफ भिजा दो। अब बी यहाँ पर कैसे, तकसीम में, जब तकसीम में बी हमको पता करना तो बी हमको मसावी की एक तरफ चाहिए, तो बी को अगर हम उधर भिजा देंगे तो वो इधर ज़रब में आ गया मसावी के इधर साइड। अब यहाँ पर अगर बी इधर आ गया तो बी के साथ में यहाँ पर कौन कौन मौजूद है, पहले से ए भी है सी भी है। ए ज़रब में तो उधर किधर आ जाएगा, तकसीम में, और सी उधर कैसे आ जाएगा, और सी तो पहले ही था यहाँ पर, ये डी था, माफ करिए, और ये क्या हो जाएगा, डी, जो यहाँ पर तकसीम में था उधर ज़रब में आ जाएगा। तो बी को ऐसे पता किया जा सकता। तो वहां पर हमको पता है फॉर्मूला किस तरह से है, फॉर्मूले को देखकर आप किसी भी चीज को पता वहां पर कर सकते हैं। जैसे मोल मसावी मास अपॉन मोलार मास, ठीक है, ये हमारे पास में फॉर्मूला है। अब हमको अगर मोल पूछा गया तो फॉर्मूला उसका पहले से बना हुआ है। अगर मास पूछा गया तो मोलार मास को उधर भिजा देना है। अगर हमको मोलार मास पूछा गया तो मोलार मास को इधर लेना, मोल को इधर भिजा देना। बात समझ आ गई? तो ये आप ऑन दी स्पॉट चेंज करके देख सकते हैं, बेसिक मैथ से ये वहां पर रहेंगे। ठीक है, चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए, तो मोलार कमियत और मोलार हजम, इसमें किसी को कोई सवाल है? देख लो एक मर्तबा, अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। मंसूर मियाँ, कोई सवाल आपको? आपको सवाल नहीं? ठीक है, तो चलिए फिर आगे के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज फीसद तरकीब, यानी परसेंटेज कंपोजिशन। ये क्या होता? लेट्स सी व्हाट इज द परसेंटेज कंपोजिशन। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम देखें, ये H2O है, क्या है ये? अब यहां H2O के अंदर देखा जाए तो कुछ हाइड्रोजन प्रेजेंट है और कुछ ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक है, टोटली यहां पर है 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, और ये सब मिलकर बना रहे हैं H2O। तो जब H2O यहां पर बनेगा तो उस H2O के अंदर हमें देखना हाइड्रोजन कितने परसेंटेज प्रेजेंट है, हाइड्रोजन का परसेंटेज क्या है, ऑक्सीजन का परसेंटेज क्या है। परसेंटेज बोले तो उनके एग्जाम का परसेंटेज की बात हो रही है कि यहाँ पर नहीं, कि इसमें कितने परसेंट प्रेजेंट है। बात समझ आ रही है ना? हमको ये यहाँ पर देखना है, उसको समझना है, और बहुत आसान सी बात है, आप आसानी समझ जाएंगे। एक आसान एग्जांपल से आपको बताता हूं, H2O के ऊपर बाद में आते हैं। मिसाल के तौर पर पहली एग्जांपल हमारे पास है CH4, ये है मीथेन, इसका नाम होता है मीथेन। अब यहां पर अगर हम देखें, एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, टोटल कितनी चीज होगी, एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन, टोटल कितनी होगी, 5 चीजें। अब हमको ये पता करना है कि कार्बन कितने परसेंट उसमें प्रेजेंट है, हाइड्रोजन कितने परसेंट उसमें प्रेजेंट है। तो अगर हम देखें, ये हाइड्रोजन 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 कार्बन, ठीक है, ये 5 चीजें मिलकर टोटल कितना बनाएंगी, 100%। तो उसमें से अगर हम देखिए टोटल 5 है, तो असल में ये क्या हो जा रहा है, ये एक 20%, ये एक 20, ये एक 20, ये एक 20 और ये एक 20, पूरा 100 हो गया। 20 40 60 80 100। तो एक तो चीज हम ये देखकर फौरी तौर पर हमको पता चल जाता वो ये कि यहाँ पर कार्बन का परसेंटेज कितने परसेंट हो गया, 20%। हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना हो गया, 80%। बात समझ आ गई? ये तो बिल्कुल आसान था, ये फॉर्मूले वगैरह में लगाए बगैर भी हम आसानी से पता कर ले सकते। लेकिन अभी हमें यहाँ जो देखना है कि अगर कोई दूसरा हमसे पूछ लिया जाए कि भाई H2O का पता करो, यहाँ पर 3 चीजें आ गई। कभी आपसे ये पूछा गया कि ये C
H4O, इसका पता कर लो। CH4 ये एक कंपाउंड है, चलिए CH3OH है। तो इस तरह की अगर चीजें आपको पूछी जा रही है, CH3OH, अब इसमें एक एक चीज का पता करो, एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, इनके पता करो। तो यहां पर अगर इनकी हमें फीसद तरकीब पता करना है कि परसेंटेज कंपोजिशन कितनी है, किस तरह से पता करेंगे? एक फॉर्मूला है, फॉर्मूले की मदद से पता किया जा सकता। फॉर्मूला क्या है? किसी की भी मुरक्कब में उस उनसुर की कमियत बटे उस मुरक्कब की मोलार कमियत ज़रब 100। बहुत आसान है, ठीक है। इस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 100 मल्टीप्लाई करना है, ज़रब देना है। मिसाल से अब देखिए, ये तो हमने ये कार्बन का कैलकुलेट करके देखते हैं, ठीक है, एक के बाद एक आहिस्ता आहिस्ता। ये तो हमने 20 और 80% पता कर लिए थे ना, अब उसको फॉर्मूले की मदद से हम पता करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, एक के बाद एक। बिल्कुल तवज्जो के साथ में देखिए उसको। ये तो ये समझ में आ गया था ना, एक तो ये रफ तरीका हो गया, आसान तरीका। लेकिन अगर फॉर्मूला अलग रहा तो कैसे पता करेंगे भाई? ये फॉर्मूले की मदद से हम पता कर ले सकते। अब देखिए बच्चों, हमारे पास में है CH4। अब CH4 के अंदर अगर हमें पता करना है कि कार्बन, इसके अंदर दो चीजें, कार्बन भी है, इसकी हमें पता करना है फीसद तरकीब, साथ में किसकी पता करना है? हाइड्रोजन की। दोनों की हमको एक के बाद एक पता करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम उसके अंदर। नंबर 1 ए, किसकी पता करना है हमें? कार्बन की। कार्बन की जब पता करना रहेगा, उसके लिए फॉर्मूला है मुरक्कब में उस उनसुर की कमियत, कि मुरक्कब में उस उनसुर की क्या कमियत है। तो देखिए, मुरक्कब पूरा कौन है? CH4। CH4 में कार्बन कितने? एक कार्बन की कमियत क्या होती है? एक कार्बन में कमियत, कार्बन देखे थे हमने, कार्बन की कमियत होती 12, होती है या नहीं होती? तो उनसुर में मुरक्कब में उस उनसुर की कमियत, मुरक्कब है अपना CH4 और वो उनसुर कौन है? कार्बन। तो कार्बन की कमियत क्या होगी? 12 डिवाइडेड बाय उस मुरक्कब की मोलार कमियत, कि वो पूरा मुरक्कब हमें जो नजर आ रहा उसकी मोलार कमियत क्या होगी। अब मोलार कमियत कैसे पता करते? अभी थोड़ी देर पहले हमने देखे थे। मोलार कमियत अगर पता करना है तो कार्बन की कमियत कितनी लिखा हुआ है? 12, और एक हाइड्रोजन की एक, तो हाइड्रोजन कितने हैं? 4, तो 12 जमा 4 16। बात समझ आ गई? इसका मतलब मुरक्कब की मोलार कमियत यहाँ पे क्या है अपने पास में? 16। तो वो क्या हो जाएंगे? 12/16 हो जाएगा, बराबर है 12/16 के कार्बन की उसके अंदर जो कमियत है, और ये 16, और इधर क्या आ जाने वाला? ज़रब 100। उससे हमको मिल जाने वाला है उसका टोटल जो कोई भी परसेंटेज आने वाला। अब अगर इसको हम डिवाइड करने की कोशिश, ठीक है बताता हूं एक मरतबा। हमको किसकी मोलार कमियत पता करना है? मीथेन को, मतलब उस मुरक्कब की मोलार कमियत, ठीक है। मुरक्कब की मोलार कमियत अगर हमको पता करना है तो देखिए हम किस तरह से पता कर सकते। हमको पहले पता करना पड़ेगा कार्बन की कमियत जमा, अब हाइड्रोजन कितने हैं यहां पर? 4, तो मतलब 4 ज़रब हाइड्रोजन की कमियत। इस तरह से हम पता करेंगे। कार्बन की कमियत कितनी होती है? 12 जमा, ये क्या हो जाएगा? 4। हाइड्रोजन की कमियत कितनी होती है? हाइड्रोजन की कमियत 1, तो वो हो जाएगा 4 ज़रब 1, 4 हो जाएगा। तो ये 12 जमा 4 कितना हो जाएगा? 16। पता चला किस तरह से आए? देखिए ये वाला फॉर्मूला जो है, ये फॉर्मूला है कार्बन की परसेंटेज या किसी की भी परसेंटेज कंपोजिशन को पता करने का, ठीक है। अब ये फॉर्मूले को अगर आप देखते हैं, ये फॉर्मूले को देख लीजिए एक मर्तबा। फॉर्मूले में दो चीजें हैं जिन्हें हमें देखना है। मुरक्कब में उस उनसुर की कमियत कितनी, मुरक्कब कौन है अपने पास में? CH4। मुरक्कब में जो उनसुर की हमें परसेंटेज कंपोजिशन पता करना है, उस उनसुर की कमियत कितनी है। तो देखिए उसमें वो उनसुर कौन है अपना? कार्बन को अभी हमने देखना, हाइड्रोजन को बाद में देखेंगे। अब कार्बन एक ही है, तो कार्बन की कमियत कितनी वहां पर? 12, तो मतलब मुरक्कब में उस उनसुर की कमियत बटे
उस मुरक्कब की मोलार कमियत, और मुरक्कब की मोलार कमियत कितनी है 16, मतलब कैसे हो जाएंगे 12/16। समझ आ गई बाकी। और उसको किससे जरब देना है हमको 100 से। बात समझ आ गई, उसको हम 100 से जरब देंगे। तो अब आ रहे थे कैलकुलेशन की तरफ। 16 कैसा आया समझ में आ गया, 12 कैसा आ गया समझ में आ गया। ये फॉर्मूले की मदद से हम सबको पता कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको अगर हम हल करने की कोशिश करें तो क्या हो रहा था, 2×12, 2×8=16, और ये 3/4, ये 3/4 आ जाता। ठीक है, और उसको और अगर हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते तो ओवरऑल उसका जो कोई भी कैलकुलेशन आएगा आप उसको करके देख सकते कितने आ रही वैल्यू। उसको साफ सफाई कर लेता हूं मैं, आप कैलकुलेट करके देखो पूरी। कार्बन 12 और ये 16 ज़रब 100। उसको इस तरीके से अगर हम करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि उसका परसेंटेज कितना है, ये कैलकुलेट करके आप पता कर लो। उसी तरीके से अगर हमें हाइड्रोजन का पता करना है, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को पता करने के लिए किस तरह से हम कर सकते हैं, देखिए हाइड्रोजन की कंपोजिशन पता करना है तो दोबारा वही फॉर्मूला, मुरक्कब में उस उनसुर की कमियत। मुरक्कब में हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है, 4 है, तो मतलब टोटल उसकी कमियत कितनी हो जाएंगी 4, है या नहीं। जब 4 हाइड्रोजन है तो मुरक्कब में उसकी जो कमियत हो जाएंगी 4 हो जाएंगी। फिर ओवरऑल अगर हम देखें कि मुरक्कब की कमियत क्या है, उस मुरक्कब की मोलार कमियत 16 ज़रब 100। आप उसको कैलकुलेट कर लीजिए, इसको कैलकुलेट कर लीजिए। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो परसेंटेज कंपोजिशन उसकी पता चल जाएंगी। इधर ये जो हल शुदा मिसाल दी हुई उसको भी एक मरतबा हम देख लेते हैं। ये हल शुदा मिसाल को आप देख लें कि यहाँ पर पानी की मोलार कमियत, पानी की मोलार कमियत कितनी है 18। ठीक है, और 18 अशारिया, तो उसको अपन सिर्फ 18 भी बोले चलेगा। और पानी मतलब क्या क्या होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H2O, ये हो गया पानी। अब पानी के अंदर देखिए हमको पता पानी होता है H2O। अब पानी के अंदर हाइड्रोजन की फीसद कमियत, कि पानी के अंदर हाइड्रोजन कितना रहता है उसको पता करने के लिए क्या किए हुए कि हाइड्रोजन टोटल कितने बच्चों 2, और एक हाइड्रोजन की कमियत क्या होती है 1। तो अपन एक भी लिखे तो चलता यहाँ पर, क्योंकि हमने बुक में लिए हुए तो उन्होंने पूरे अशारिया के साथ में पूरा लिए हुए, तो सिर्फ एक भी लिख लिए 1.008, राउंड ऑफ करके एक भी लिखे चलेंगे। 2 × 1 डिवाइडेड, अब पूरा जो कोई भी H2O है उसकी मोलार कमियत कितनी होती 18। ठीक है, अब यहाँ पर अशारिया के साथ में उसे लिया गया है, उसको सिर्फ अगर हम 18 भी लिखे तो चलेगा, ज़रब 100। तो वो क्या हो रहा था 2/18 ज़रब 100। और उसको अगर यहाँ पर कैलकुलेट किया रहा था तो कितने परसेंट आ गई हाइड्रोजन की फीसद कमियत 11.18% उसकी ये कमियत आ गई। उसी तरीके से ऑक्सीजन की फीसद कमियत अगर हमें पता करना है तो ऑक्सीजन की कमियत पता करने के लिए वही चीज हमको लगाना पड़ेगा। H2O में ऑक्सीजन कितने, एक ऑक्सीजन की कमियत 16। ठीक है, उसकी कमियत होती है 16। इसी तरीके से अगर हम देखें पूरे H2O की कमियत कितना 18। ठीक है, 16/18 ज़रब 100। इसको अगर करेंगे तो किसकी फीसद तरकीब परसेंटेज कंपोजिशन पता चलनी है हमें, ये पूरा हल कर लेंगे हम। किसकी पता चलेंगी ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन की परसेंटेज कंपोजिशन हमें पता चल जाने वाली है। तो ये ऑक्सीजन की परसेंटेज कंपोजिशन आ रहा थी 88.79। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो भी परसेंटेज कंपोजिशन की हम बात कर रहे हैं याद रखिए, ये वाली परसेंटेज कंपोजिशन ये मास के हिसाब से हम देख रहे हैं, उसके वजन के हिसाब से समझिए, ये तादाद के हिसाब से नहीं देख रहे हम, उसकी कमियत के हिसाब से। अच्छा मिसाल के तौर पर कोई एक चीज प्रेजेंट है A B2, A है और B2 है। ठीक है, या फिर और बड़ा कर दे उसको AB3 है। देखा रहा था यहाँ पर A एक प्रेजेंट है, फिर B कितने 1 2 और 3, और ये चारों भी मिलकर क्या बना रहे हैं 100%। अब यहाँ पर इनकी कमियतों के बारे में अगर हम देखें, इनकी फीसद तरकीब या परसेंटेज कंपोजिशन के बारे में हम देखें, एक तो ये हो सकता है भाई इनके नंबर गिन लो कि ये कितने हैं 3,
तो नंबर के हिसाब से कौन ज्यादा यहाँ पर हो जा रहे, बी ज्यादा हो जा रहे, और ये 4 है तो मतलब ये 25 25 25 ये हो जाएंगे 75, और ये कितने परसेंट हो जाएगा 25। एक तो ये हो सकता है उसकी तरकीब पता करने का। दूसरा तरकीब पता करने का एक तरीका ये हो सकता है कि नहीं भाई इनके नंबर मत गिनो, इनके नंबर ना गिनते हुए हमको यहां पर ये गिनना रहेगा कि भाई इनकी कमियतें कितनी है। जैसा मिसाल के तौर पर ये दोनों भी मिलकर जो बने हुए यहां, मिसाल के तौर पर ये आ गया कुछ 20 ग्राम, जो एक अगर ए है, ए का वजन हो जाता 20 ग्राम समझने के लिए मान के चलिए, और बी का जो कोई भी वजन है मान लीजिए ये आ जाता 2 ग्राम। बी अगरचे के 3 है, बी यहां पर कितने हमें नजर आ रहे 3, बी अगरचे के यहां पर 3 होंगे लेकिन 2 और ये 4 और ये 6, टोटल कितना वजन बना रहे हो ना 6। ठीक है, और उसी तरीके से ए अगरचे यहां पर ए है, ए की मर्तबा है, लेकिन ए का वजन टोटल कितना हो जा रहा 20 ग्राम। अब इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो हमें क्या नजर आएगा, ज्यादा तादाद किसकी हो रही, ए की हो रही। क्यों, वैसा नंबर के हिसाब से कौन ज्यादा है बी, लेकिन कमियत के हिसाब से कौन ज्यादा है ए। तो यहां पर जब कभी हम ये फॉर्मूले से पता करते फीसद तरकीब को, तो फॉर्मूले से जब पता करते हैं तो उसमें ये वाला मेथड होता है, मतलब ये वजन के हिसाब से। क्यों, आप उसको बहुत आसानी से यहां समझ सकते हैं कि हमने ये जो कमियतें पता की हैं, ये दो चीजों की, एक हाइड्रोजन की और एक ऑक्सीजन की। उसको मैं यहां लिखता हूं, देखिए पूरा क्या था हमारे पास में H2O, इसमें हाइड्रोजन का जो परसेंटेज आया कितना आया 11.18, तो उसको लिख लेता हूं मैं 11.18% इसका आया। ऑक्सीजन का कितना आया बच्चों 88.79, आया 88.79, इतना परसेंटेज आया। अब यहां पर अगर हम देखें इस हिसाब से H2O के अंदर एक रहता हाइड्रोजन, फिर एक और रहता हाइड्रोजन, फिर और रहता ऑक्सीजन के। अगर देखा जाए यहां पर तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन ज्यादा है कि तीनों भी मिलकर 100% बना रहे हैं या नहीं, तीनों भी मिलकर 100% बना रहे हैं। और नंबर के हिसाब से देखा रहा है तो ये दोनों रहते हैं वैसा हाइड्रोजन 66% और ऑक्सीजन हो जाता है ये 33%। ठीक है, अगर खाली हम उसको नंबर के हिसाब से देखें, लेकिन जब हम ये फॉर्मूले के हिसाब से इसको पता करते हैं फीसद तरकीब, तो फॉर्मूला हमें ये बताता है कि इसकी जो कोई भी परसेंटेज कंपोजिशन होगी वो मास के हिसाब से। ऑक्सीजन अगरचे यहां पर खाली एक है लेकिन परसेंटेज कितना है उसका 88, और हाइड्रोजन अगरचे 2 है लेकिन परसेंटेज कितना है उनका 11.18। समझ में आ रही बात आपको। ठीक है, तो एक आपको होमवर्क देता हूं, कल करके आइए इसको। आपको परसेंटेज कंपोजिशन जो पता करनी है, एक मॉलिक्यूल है C2H6, कितने कार्बन है उसमें 2, हाइड्रोजन कितने 6। इसकी पता कर सकते हैं ना परसेंटेज कंपोजिशन। और थोड़ी मदद के लिए आपको बता देता हूं कार्बन का, अब खाली आपको कैलकुलेट करना रहेगा कार्बन का और हाइड्रोजन का। कार्बन का जो कोई भी 12, करेक्ट करेक्ट 12 से हो जाएंगे। एक कार्बन का कितना है 12, एक हाइड्रोजन का कितना है 1। और मुरक्कब के अंदर अगर हम देखें, मुरक्कब में ये हो रहा था कार्बन, मुरक्कब में कार्बन हो जाएगा 24, और मुरक्कब में हाइड्रोजन हो जाएगा 6। अब आपको खाली क्या करना है, पूरे मुरक्कब की पता करना है। मुरक्कब की मोलार कमियत क्या होगी, वो 24 जरा 24 जमा 6 30 हल करके लेकर आना है। अभी खाली ये लिख लो, फॉर्मूला लिख लो अपने पास में, ये फॉर्मूला और ये सवाल लिख लो, कल जो है आपने उसको कर कर आना। समझ में आ गया ना कैसे देखा जा सकता है। इसके ऊपर आपको सवाल पूछे जा सकते, 4 ऑप्शन दे देंगे, सही ऑप्शन जो है आपको पहचानना रहेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको। लास्ट में बेटा आपको समझ में आ रहा है क्या, इन्वॉल्व है ना। ये बाकी की गैंग कहाँ गई अपनी।
किसी ने किया क्या कैलकुलेट ऑनलाइन? आगे बढ़ना है बच्चों, चलिए। अब अगली बात जो देखना है दैट इज सालेमाती फॉर्मूले के लिए इंपेरिकल फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला फॉर मॉलिक्यूलर मास, इसका मतलब क्या? फॉर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सॉरी, इसका मतलब क्या? जैसे कि H2O, ये जो मैंने लिखा हुआ है H2O, ये कौन सा फॉर्मूला है बच्चों? पानी का फॉर्मूला है, लेकिन है कौन सा फॉर्मूला? सालेमाती फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला? सालेमाती फॉर्मूला, ठीक है। उसे कहा रहा था इट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला है ये? सालेमाती फॉर्मूला, करेक्ट। या फिर उसे कहा जा सकता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, पूरा ही लिख लेंगे हम, डबल सी। H2O ये उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ठीक है। अभी हमको जो देखना है एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या रहता है, मिसाल से समझने की कोशिश करते। ये H2O, उसी तरह हमने देखे इससे पहले CH4। ये CH4 भी कौन सा फॉर्मूला है? सालेमाती फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। उसी तरीके से एक जो आपको होमवर्क में दिया हूं C2H6, ये भी है सालेमाती फॉर्मूला या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब दूसरी एक नई चीज हमको देखना है यहां पर, दैट इज एम्पेरिकल फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? एम्पेरिकल फॉर्मूला। अभी एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या रहता है, याद रखिए कि सालेमाती फॉर्मूले के अंदर हम ये देखते हैं कि पूरे सालेमे में जो कोई भी एटम है वो कितनी तादाद के अंदर प्रेजेंट है। कभी वो कम तादाद में हो, कभी ज्यादा, जो कोई भी। लेकिन एम्पेरिकल फॉर्मूले में उनकी असल तादाद नहीं बताई जाती, ये बताया जाता है कि उनका रेशो कितना प्रेजेंट है। जैसा मिसाल के तौर पर अगर हम देखें ये C2H6 का, अगर हम देखें ये तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। इसका अगर हम पता करना चाहे एम्पेरिकल फॉर्मूला, किसका एम्पेरिकल फॉर्मूला? C2H6। तो C2H6 का जो एम्पेरिकल फॉर्मूला हो जाता है, देखिए कार्बन कितने बच्चे हैं यहां पर? 2। हाइड्रोजन कितने हैं? बोलिए 6। 2 डिवाइडेड बाय 6 क्या हो जाता? 1/3। तो ये जो कोई भी 1 और 3 का रेशो आ रहा है, ये 1:3, ये 1:3, ये उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला बताएगा। मतलब कार्बन को कितना लिखना है यहाँ पे? C1, और हाइड्रोजन कितने? 3, C1H3। बात समझ आ गई? मतलब CH3 ये हुआ एम्पेरिकल फॉर्मूला, C2H6 ये कौन सा फॉर्मूला हुआ? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बस हाफ नहीं करना है, उसका रेशो देखना है। और एग्जांपल से आपको समझाता हूं। एक और जिसके अंदर 3 एटम आए, ऐसे एग्जांपल देता हूं। हमारे पास मिसाल है C2H5OH, ये इथेनॉल रहता, ठीक है। अब यहां पर देखो बच्चों, कार्बन कितने हैं? 2। हाइड्रोजन कितने? करेक्ट 6, ये 5 और 1 6। और ऑक्सीजन कितने? 1, ठीक। सॉरी। अब यहां पर अगर हमें देखना है कि इसको रेशो के अंदर किस तरह से लिखा जा सकता है, कि इन दोनों को अगर हम देखें, कार्बन और हाइड्रोजन को, इनका अगर हम रेशो निकालने की कोशिश करें तो क्या इसको 1:3 लिखा जा सकता? बिल्कुल लिखा जा सकता। ये 1:3:1। तो एक्चुअली फिर ये क्या हो जा रहा? कार्बन CH3O, ये कुछ और ही यहां पर बन जा रहा। इसी तरीके से और अलग अलग चीजों के एम्पेरिकल फॉर्मूले आपको निकाल के बताता हूं। जैसे अगर हम देखें जैसे कि मिसाल के तौर पर हमारे पास है NH3, इसका तो आसानी से हम निकाल सकते। नाइट्रोजन कितने? 1। हाइड्रोजन कितने? 3। तो वो और कोई फर्दर डिवाइड नहीं होते, तो उसका ये सेम आ जाएंगे। इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों भी उसके आ जाएंगे सेम। एक और C6H12O6, ये पता है आपको किसका फॉर्मूला है? बायो में पढ़ोगे आपने, क्या होता है? ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। फ्रुक्टोज का भी ऐसा ही होता,
ये फॉर्मूले हमको एक चैप्टर में केमिस्ट्री के बहुत डिटेल के अंदर आने वाले चैप्टर का नाम है बायोमोलिक्यूल्स, पढ़ेंगे हम। तब यहां पर देखिए बच्चों, कार्बन कितने 6, हाइड्रोजन कितने 12, ऑक्सीजन कितने 6। मतलब जितने कार्बन है हाइड्रोजन उसके डबल है, और जितने कार्बन उतने ही ऑक्सीजन है। तो इसको हम इस तरह से अगर हम लिखने की कोशिश करें तो देखिए, वो आता CH2O, ये कौन सा फॉर्मूला हो गया उसका, एम्पेरिकल फॉर्मूला। भाई ये किस तरह से आया यहाँ पर, ठीक है। तो वो ये इनका जो कोई भी रेशियो एक तरह से यहाँ पर हो रहा, मतलब ये पूरे जो 6 12 6 इस तरह से हमें पता चल रहा। तो यहाँ पर अगर पूरे को हम 6 से डिवाइड कर दिया तो यह आता 1:2:1 कि 6 तो ये एक आ गया यहाँ पर, 6 दूनी 12 तो 2 हो गया, 6 तो 1:2:1। तो और ये जो 1 आ रहा ये कार्बन को लगा दो, जो 2 आ रहा वो हाइड्रोजन को 1, ये इस तरह। बात समझ आ गई। तो इस तरह से ये हो रहा था एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो दो तरीके के यहाँ पर फॉर्मूले होते हैं, एक होते हैं सालेमाती फॉर्मूला, एक होता है एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूले के ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन ज्यादा डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन उसमें के मुझे नजर नहीं आए। अगर आप एमसीक्यूज वगैरह सॉल्व करते हैं, सॉल्व कर रहे हैं आप लोग एमसीक्यूज, जो कोई भी चैप्टर हम पढ़ते हैं चल रहा है या जो कोई भी टॉपिक अपना चल रहा, तो रोजाना की आप लोग कोशिश करिए कि कुछ ना कुछ एमसीक्यू सॉल्व करने की कोशिश करिए। इंग्लिश के अंदर भले क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा, उसको देखो, पढ़ो, समझने की कोशिश करो। नहीं समझा तो लेकर आओ, अगले दिन अपन उसको देखने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर उसको समझेंगे अपन किस तरह से उसको हल किया जाता है, ठीक है। तो ये चैप्टर क्योंकि अपना खत्म होने को आ रहा, तो ये चैप्टर के जो कोई भी एमसीक्यूज है आप देखें, क्योंकि उर्दू के अंदर अपने पास मटेरियल थोड़ा कम है, पिछले सालों के सवालात नहीं मिलते। इंग्लिश के अंदर बहुत ज्यादा मटेरियल मिल जाता, तो आपको इंग्लिश के अंदर तो मटेरियल मिल जाएगा, हो सकता है समझ में आ जाए सवाल, हो सकता है समझ में ना आए। समझ में नहीं आया लेकर आओ, अपन उसको इंशाल्लाह समझेंगे। समझ आ गई बात। तो इंपेरिकल फॉर्मूले के ताल्लुक से बात समझ आ गई आपको, इंपेरिकल फॉर्मूला कैसे पता किया जा सकता। एक इंपेरिकल फॉर्मूला आप पता करो, घर पे रख C6H14 पता कर सकते क्या आप। H12 नहीं हो, वो C6H12 इसका और आता C1, इंपेरिकल फॉर्मूला, दूसरों का नहीं, ठीक है। इसको जो आप घर पे पता करिए जाके, CCH14 CCH12 पता करने की कोशिश करिए। नहीं समझ में आया पूछना आके बाद में, ठीक है। तो ये हमने देखा सालेमाती फॉर्मूले के लिए इंपेरिकल फॉर्मूला किस तरह से काम में आएगा, ठीक है। हाँ, अब इसको जरा देखने की कोशिश करते हैं। अगली जो हमको बात देखना है काफी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी काफी क्वेश्चन आते हैं, दैट इज स्टोइकियोमेट्री एंड स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। इसे का तनासुब पैमाई और तनासुब पैमायाना तहसीब, ठीक है। ये दो बातें, इसका मतलब क्या, तनासुब पैमाई, उसको समझने के लिए मुतवाजिन मसावत और गैर मुतवाजिन मसावत क्या होती है उसको समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पर कुछ इक्वेशन लिखे हुए, इनके ऊपर बाद में आते हैं। मैं दूसरी इक्वेशन लिखता हूँ आसान वाली, उससे समझने की कोशिश करें। आपको पता है H2O पिए कभी, ठीक है, वेरी गुड, पीना रोज पीते कि H2O। अब H2O दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, एक हाइड्रोजन से, दूसरा ऑक्सीजन से। तो मतलब हाइड्रोजन किस फॉर्म में रहता हमेशा, H2। ऑक्सीजन हमेशा किस फॉर्म में रहता, O2। ये रहता H2 के फॉर्म में, वो रहता O2 के फॉर्म में, ठीक है। ये हो गया अपना H2O। अब यहां पर देखिए, जरा हम देखने की कोशिश करते, ये जो कोई भी तीर का निशान है, एरो, एरो के इधर अपना ये प्रोडक्ट है और ये दोनों रिएक्टेंट है, मतलब इन दोनों ने रिएक्शन किया, रिएक्शन करने के बाद में वो प्रोडक्ट यहां पर अपना बनकर रेडी हुआ। अब जरा देखते हैं, जितनी चीजें मिली उधर उतनी ही चीजें बननी चाहिए। हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में भी देखा था कि जितनी चीजें इधर मिलेंगी उतनी ही चीजें उधर बननी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन कितने हैं, 2, बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन, ठीक है। हाइड्रोजन कितने, 2, वहां भी हाइड्रोजन कितने, अरे 2 है ना, H2 2 है, ठीक है। देखते देखते, लेकिन अभी देखिए हाइड्रोजन का तो मसला सेट है, हाइड्रोजन को कोई एतराज है कि उसकी तादाद के ऊपर, हाइड्रोजन की जिंदगी सुकून में चल रही है। ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हो गए, 2,
उधर कितने हो गए, एक। बैलेंस हो रहा है क्या, मतलब बैलेंस करना पड़ेगा। अब बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है वो वाली हेडिंग को समझने के लिए। यहाँ पर क्या बताएगा, बैलेंस करने की अगर हम कोशिश करें तो देखो, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, वहां पर 1 है, तो मतलब यहाँ पर कम ऑक्सीजन है, उनको बढ़ाना पड़ेगा। किसके बराबर करना पड़ेगा, इसके। तो उसको कर लो 2:2। तो देखते ना, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप। एक कदम आगे बढ़ाया, अब अगला कदम इसके बाद बढ़ाते हैं। अब देखो, ऑक्सीजन भी यहाँ 2 हो गए, ऑक्सीजन वहां भी 2 हो गए, लेकिन नया मसला आ गया, नई समस्या क्या हो गई, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए, 4। यहाँ पर तो कितने लिए थे, 2। तो ये समस्या का समाधान कैसे करेंगे हम, इधर 2। यू नो ना व्हाट इज द समस्या का समाधान, ठीक है। तो समस्या हुई थी, प्रॉब्लम आया था, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमने ये निकाला कि इसको करिए। अब देखो सब एकदम बादब हो गई रिएक्शन। हाइड्रोजन यहाँ पर भी 4, वहां पर भी 4, ऑक्सीजन यहाँ पर भी 2, वहां पर भी 2। ऐसी जो कोई भी इक्वेशन होती है, उस इक्वेशन को लाड से पुकारा जाता है, इट इज, ये है बैलेंस्ड इक्वेशन, या बैलेंस रिएक्शन बोल सकते, ज्यादा बेहतर इक्वेशन बोले। और साथ ही साथ उसको उर्दू जबान में कहा जाता है, हमारी प्यारी दुबा उर्दू में, मुतवाजिन। मुतवाजिन बोले तो बैलेंस्ड, बैलेंस है दोनों की तरफ, मुतवाजिन मसावात। कैसी मसावत है, क्या, ऑक्सीजन, देखो देखो H2O कितने बार है यहाँ पर, 2। कितने H2O, 2, मतलब एक H2O, 2 H2O। कितने H2O हो गए, 2 H2O हो। एक H2O में कितना ऑक्सीजन, एक। दूसरे H2O में कितना ऑक्सीजन, एक। मतलब टोटल कितने ऑक्सीजन, 2। बात समझ आ गई, मतलब यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर भी कितने, कर लो, समझ में आया, ठीक है, ये लगा, ठीक है। तो मुतवाजन मसावत मतलब इट इज अ बैलेंस इक्वेशन। तो बैलेंस हो गई आपकी, ठीक है, ये बैलेंस इक्वेशन होगी, ठीक है। इसी तरह से आप अगर हम देखें, कि मुतवाजिन मसावत, अब ऊपर की जो मसावत है उसकी तरफ हम आते हैं। 4Fe प्लस 3O2, क्या बनाया उन्होंने, 2Fe2O3। देखिए आयरन कितने यहाँ पर, 4, इधर भी कितने हो गए, 4 हो गए बराबर। देखिए 2 टाइम Fe2O3, तो उसको जरब कर देना, 2 2 नहीं 4, 4 हो जाएंगे। बात समझ, मतलब Fe2O3 और Fe2O3 कितने टाइम है, 2 टाइम, 2 मर्तबा है। एक Fe2O3 में कितने फ्लोरीन है, तो कितने Fe है, 4, इसमें 2 है, इसमें है 2। एक Fe2O3 में 2 Fe, दूसरे Fe2O3 में 2 Fe, टोटल कितने Fe, 4 Fe, ठीक है। 2 Fe से पीछे 2 Fe, 2 Fe के आगे 2 Fe, तीतर के आगे 2 तीतर, तीतर के पीछे 2 तीतर। बोलो कितने तीतर, कितने Fe, 4 Fe, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये टोटल यहाँ पर ही कितने Fe हो गए, 4, इधर भी कितने हैं, 4, बैलेंस है Fe बराबर। अब देखिए ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर, 6, उधर भी कितने, 6, बराबर है, ठीक है। मतलब इट इज अ बैलेंस इक्वेशन, कंफर्म, कन्फर्म, ठीक है, कंफर्म हो गई कि ये मुतवाजिन मसावत है, बैलेंस इक्वेशन है। इसको भी देख लो, कितने mg है, 2, उधर कितने, 2, बराबर है। ऑक्सीजन कितने, उधर भी कितने, MgO 2 बार, समझ में आ रहा मंसूर, ठीक है। MgO 1 बार, MgO 2 बार, कितने ऑक्सीजन, 2, वो भी बैलेंस हो गई। अब आ जाते तीसरी, ये गैर मुतवाजन है, गंदी वाली मसावत, उसको अच्छी वाली बनाएंगे अपन। देखते पी कितने यहाँ पर है, 4, उधर भी कितने, 4, लेकिन ऑक्सीजन को देखिए, ऑक्सीजन यहाँ कितने, 2, उधर कितने हो गए, 10। मतलब ऑक्सीजन कहां पर कम हो गए, रिएक्टर में। हमको उसको अगर बराबर करना है, तो बराबर कैसा करना पड़ेगा, इधर की तादाद बढ़ाना पड़ेगा। तो ओ से पहले क्या लिख दो, 5, ठीक है। तो 5O2 अगर हम करें तो वो रिएक्शन देखिए बिल्कुल अदब में आ गई अब यहाँ पर, ठीक है। तो सही रिएक्शन कैसे हो रहा थी, उसको अच्छे से लिख देंगे अपन यहाँ पर। सही रिएक्शन ऐसे हो जाना चाहिए, वो नीचे लिख लेते, दैट इज P4 जमा 5O2, वो दोनों मिलेंगे और क्या बना देंगे, P4O10। बात समझ आ गई। तो इस तरह की जो कोई भी मसावत होती है उसे कहा जाता है बैलेंस इक्वेशन या मुतवाजिन मसावत। अब ये मुतवाजिन मसावत की क्या फजीलत है, कौन सा, अच्छा हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन।
देख लेते हैं। ऐसे नहीं, ऊपर Fe के नीचे भी ऐसे यहाँ पर G लिखा हुआ है, उसका क्या मतलब, देख लेते हैं। देखिए करेक्ट, S का मतलब क्या है, सॉलिड, वो G का मतलब, वो S का मतलब सॉलिड। कि ये जो कोई भी ब्रैकेट में छोटे स्मॉल लेटर्स के अंदर हम लिखते, वो उसकी हालत बता रहा। हालत बोले तो कितना मोटा पतला नहीं, हालत मतलब उसकी जो कोई भी कंडीशन है उसका फेज। हमको पता है ना, मादे की तीन हालतें होती हैं, एक हालत होती है ठोस, एक होती है माए, और एक होती है गैस। माए को ही क्या कहा जाता है, रफीक, अरे रफीक नहीं, उसको कहा जाता है रकीक। ठीक है, उसे रकीक हालत कहा जाता है। तो यहां पर हम देखें जो ठोस है, ठोस को कहा जाएगा सॉलिड, इसको लिक्विड, इसको गैस। तो उसकी हालत हमको बताना है कि यहां पर जो कोई भी रिएक्शन कर रहा, Fe कैसा रहेगा, सॉलिड, O2 कैसा रहेगा, गैस, और दोनों के मिलने से जो Fe2O3 बनेगा वो कैसा रहेगा, सॉलिड। समझ आ गई, ये भी सॉलिड, वो गैस, सॉलिड, सॉलिड गैस, सॉलिड, बात समझ आ गई। ठीक है, जैसे कि यहां पर ये वाली जो रिएक्शन होती, ये H2 भी गैस रहता, O2 भी गैस रहता, H2 भी इनिशियली जब फॉर्म होता तो गैसियस फॉर्म में ही रहता है। समझ में आ गई, गैसी हालत में रहेगा। तो ये इनके ताल्लुक से कुछ बातें हो गई कि ये जो स्मॉल बताए गए उनकी हालत है। ठीक है, तो बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन के अंदर की प्रॉब्लम है आपको। ठीक है, एक मैं इक्वेशन लिखता, आप जरा बैलेंस करने की कोशिश करो। NH3 ये बनता दो चीजों के मिलने की वजह से, उसमें से एक होता है N2, एक होता है H2। ठीक है, अब देखिए यहां पर नाइट्रोजन दो, वहां पर एक हाइड्रोजन, यहाँ दो वहां तीन, कैसा करेंगे, एनीवन जो ऑनलाइन है वो भी लिख के बता सकते हैं। ठीक है, इसका तो अभी नहीं आया आंसर। किसी दिन मंसूर मियां कोशिश करो, या मैं बता दूं, हाँ फिर से बोलो, N2 प्लस 4H2 गिव्स, हाँ 2NH3। देखो यहाँ पे घपला हो गया, एक नाइट्रोजन बराबर है, हाइड्रोजन कितने हो गए यहाँ पर, 8, 4 2 नहीं 8, 4 2 नहीं 3 आएगा, हाँ अब सही हुआ। तो उसको क्या करना पड़ेगा, 3H2, अब बराबर होगी। ठीक है, मतलब ये हो जाएगा N2 + 3H2 2NH3। देखिए ये सही हो गया, मैं स्टेप वाइज करके बताता हूँ ताकि जिनको नहीं समझा वो एक मरतबा और देख ले। यहाँ देख लो, नाइट्रोजन कितने, दो, उधर कितने, एक, नाइट्रोजन का मसला है। हाइड्रोजन कितने, दो, हाइड्रोजन कितने, तीन, हाइड्रोजन का भी मसला है। तो दोनों के मसले अपन हल करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता हल करेंगे। पहले अपन क्या करते, नाइट्रोजन जरा बड़ा रहता तो पहले बड़े वालों के मसले हल करेंगे, बाद में छोटे वालों के। तो नाइट्रोजन दो है, तो नाइट्रोजन को अपन ने कर दिया बैलेंस। अब देखो नाइट्रोजन दिख रहा क्या बैलेंस, इधर भी दो उधर भी दो, नाइट्रोजन की तरफ से हम हालत सुकून में आ गए, टेंशन फ्री हो गए, ये बैलेंस हो गया। अब देखो जरा हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन यहाँ कितने हो गए, तीन, अरे पांच नहीं, देखो 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 देखो, NH3, ये H है, ये H है, ये NH3, इधर कितने हैं, तीन, उधर कितने हैं, तीन, इधर उधर दोनों मिला के छह। तो यहाँ पर कितने हो गए, छह, और यहाँ पर कितने, दो। अब ये दो को भी छह की तादाद में हमको करना है, तो इससे पहले क्या लगा दो, हुआ क्या, हो गया N2 + 3H2 गिव 2NH3, इट इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन। तो ये बैलेंस इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब बैलेंस इक्वेशन की क्या फजीलत है, मुख्तसर अंदाज में उसको देखकर बात को समाप्त करेंगे अपनी, मिटा दो ये। ओके,
अब जैसे मिसाल के तौर पर ये देखें कि ये एक इक्वेशन है, उसके तरफ बाद में भी आया अपन, पहले अपनी वाली से भी कोई समझ ले तो चलेगा। जैसे कि 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O, ये इक्वेशन है, ठीक। अब ये इक्वेशन के अंदर अगर हम देखें, इसका मतलब क्या होता है, अगर हम मॉलिक्यूल के हिसाब से देखें, क्या मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल है, 2, ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल है, 1। तो मतलब हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल लीजिए जनाब, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल लीजिए, और उन दोनों के मिलाकर H2O के 2 मॉलिक्यूल्स बना लीजिए। उसको ऐसे भी कहा जा सकता। दूसरा उसे क्या कहा जा सकता है कि भाई मॉलिक्यूल्स की बात नहीं, किसकी बात हम कर ले, मोल्स की बात कर ले। हाइड्रोजन के कितने मोल हो गए, जितना नंबर लिखा हुआ है उतने ही मोल। कितने मोल, 2 मोल। क्या नो नहीं समझे, ठीक है, उसको इस तरह से पढ़ लेंगे। यहां पर आ जाओ, इससे कंफ्यूज हो रहे अगर तो इधर आ जाओ, उसको सेंटेंस में पढ़ेंगे अगर आप इक्वेशन देख के कंफ्यूज हो रहे तो। ये इक्वेशन है CH4, CH4 कितने यहां पर, CH4 पूरा CH4 कितने, एक है ना, ये एक है, ठीक है। हाइड्रोजन कितने नहीं पूछा मैंने, हाइड्रोजन 4 है, CH4 एक ही है, समझ में आया क्या, CH4 एक, O2 कितने हैं, 2, कितने 2, O2 2 है, ठीक है। लिखने का दिखे हुआ कुछ नहीं लिखा है मतलब एक है, तो लिखा है मतलब 2। अब 2 O2 और 1 CH4 जब दोनों एक दूसरे से मिलेंगे, उन दोनों के मिलने की वजह से कितने CO2 बनेंगे, कितने CO2 बने, देखो तो, देखो कुछ दिख रहे, 4 6 8 15 20 लाख 1.5 लाख, कितने कितने बन गए हो। अबे CO2 के आगे कितने लिखे, एक ही बना हुआ, ठीक है। कितने है ये कुछ नहीं लिखा मतलब कितने बने, एक, मतलब एक CH4 2 O2 मिलके कितने CO2 बनाए, एक CO2 लिखे दिख रहा है, सीधा सीधा वही पढ़ना है। और कितने H2O बनेंगे, हाँ, और बोलो कोई तो भी, 4 6 8 10 तो नहीं आ रहे ना कुछ, कितने H2O बनेंगे, 2 H2O बनेंगे। तो देखो एक बार और कि एक CH4 2 O2 क्या बना है, एक CO2 2 H2O बना, क्या नहीं बना, बना। अब देखो इस बात को किस तरह से अलग अलग बताएंगे। CH4 कितने, एक, मतलब CH4 का 1 मोल, O2 के कितने मोल, 2 मोल। तो इसी को अलग अलग अंदाज में कहा जा सकता है कि CH4 का 1 मोल O2 के 2 मोल मिलकर क्या बनाते हैं, CO2 का 1 मोल H2O के 2 मोल, के CH4 का 1 मोल O2 के 2 मोल से तामुल करके CO2 का 1 मोल और H2O के 2 मोल बनाएगा। मतलब वो जो नंबर लिखा हुआ है, नंबर का इंटरप्रिटेशन काहे के अंदर किए, मोल के अंदर। बात समझ आ गई, बड़ी अनमोल बात है, याद रखो। दूसरी बात, CH4 का एक सालेमा, अब मोल नहीं बोल रहे उसको, अबे हमारा दिल बोल रहा है भाई मोल नहीं लिए थे हमने, क्या लिए थे, एक सालेमा लिए थे। सालेमा मतलब क्या होता अंग्रेजी में, कंपाउंड भी कह सकते, मॉलिक्यूल भी कह सकते, ठीक है। तो हमने CH4 का क्या लिया, एक सालेमा, एक लिया मतलब एक क्या लिए, सालेमा। O2 2 लिए, तो 2 क्या लिया हमने, 2 सालेमात। तो CH4 का एक सालेमा O2 के 2 सालेमे से तामुल करके CO2 के कितने सालेमे बनाएगा, एक, वहां पे एक ही लिखा हुआ है CO2, अरे है ना, ठीक है, CO2 का एक सालेमा, और H2O के कितने सालेमे, 2 सालेमे। समझ आ गई बात, मतलब उसी बात को दो अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया गया, उसकी जो है तशरीह की गई, कि यहाँ पर किस में तशरीह की गई उसकी, मोल में, यहाँ पर किस में तशरीह की गई उसकी, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के अंदर उसकी तशरीह कर दी गई जनाब। अब यहां पर नीचे वाला भी समझ लीजिए कि अगर ये गैस, ये कौन से फॉर्म में, गैस 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 गैस, जब कभी गैस रहता तो गैस को मोलार कमियत के बजाय हम देखते हैं मोलार, नहीं कमियत के बजाय नहीं, कमियत और मास में क्या फर्क है, वॉल्यूम को क्या कहते हैं, कितना आता वो 22.48, नहीं कितना आता 22.4, मतलब मोलार हजम। मतलब अगर गैस को हमने, गैस को कितना मोल दिया था हमने, 1 मोल, 1 मोल मतलब कितने लीटर, 22.4 लीटर, ठीक है। फिर इसी तरीके से O2 के कितने मोल लिए थे, 2 मोल, 2 मोल मतलब कितना,
44। हाँ 44 होना चाहिए, 44 होना चाहिए, वो मिस प्रिंटिंग है, ठीक है। वो कितना होना चाहिए? 44 हो गया सही, ठीक। 44.8 होना चाहिए, ठीक है, 44.8। तो उसको पूरे अच्छा कर देंगे अपन, ये असल में होना चाहिए 44.8 लीटर, इट इज अ मिस प्रिंट, ठीक है। 44.8 लीटर के साथ में तामुल करेंगे, 2 मोल मतलब 44.8 लीटर तामुल करके, ठीक है। इसी तरीके से यहां पर अगर हम देखें CO2 के कितने बनाएगा, ये 22.4, ठीक है। यहाँ पर अभी 1 मोल बनाना है CO2 का यहाँ पर, तो इसको भी आप ये समझ लीजिए मिस प्रिंटिंग है, ये 22.4 बनाएगा। और इसी तरीके से H2O के भी कितने बनाएगा, ये 44.8 बनाएगा। बात समझ आ गई? तो 1 मोल को जो है हमने कन्वर्ट किया कि जो कोई भी 1 मोल रहता कितने लीटर बनता गैस के, वो 22.4 लीटर्स बनता है, ठीक है। अब उसी को यहां पर देखिए, यहां पर हमने देख लिया था मोलार वॉल्यूम के हिसाब से, मतलब मोलार हजम में हमने उसको देखा। अब उसी चीज को यहां पर और बताई गई है इन टर्म्स ऑफ मोलार मास, यानी कि मोलार कमियत। मोलार कमियत के हिसाब से अगर हम देखें, CH4 कितने मोल हमने लिया हुआ है, 1 मोल। 1 मोल मतलब कितने ग्राम होता मोलार मास उसका, कार्बन 12 हाइड्रोजन 4, कितना 16 ग्राम। O2 16 16 32, ठीक है। O2 से तांबुल करके CO2 कितने बनेगा 44, क्योंकि 44 कैसे बनेगा, कार्बन कितना हो रहा था 12, ऑक्सीजन कितने 16, और ऑक्सीजन कितने 2, तो 16 2 नहीं 32 जमा 12 44, ठीक है। वो कितना हो रहा था 44 ग्राम। और H2O के कितने, क्योंकि 18 18 एक H2 होगा तो टोटल 18 ग्राम के 2 यहाँ पर आए, मतलब वो 36 यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है। 18 ग्राम इंटू 2 36 ग्राम यहाँ पर उन्होंने बनाए। बात समझ आ गई? तो यहाँ पर अगर हम देखें एक ही बात को अलग अलग तरीके से, कि यहाँ पे 1 2 ये जो लिखा हुआ है उसको हम नंबर ऑफ मोल भी कह सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं, उससे मोलार हजम भी हम पता कर सकते हैं, उससे हम मोलार कमियत भी, मास या मोलार कमियत या मॉलिक्यूलर मोलार मास भी हम उससे ढूंढ सकते हैं, ठीक है। अब इससे क्या होता है देखिए, ये हाथ में की तरफ बढ़ा रहा हूं बात, CH4 एक, 2O2, CO2 और 2H2, ठीक है। वैसे मिसाल के तौर पर हमसे सवाल ये पूछा गया कि हमने ये 32 ग्राम CH4 लिए, क्या लिए बच्चों 32 ग्राम CH4, तो 32 ग्राम CH4 को पूरा के पूरा हमें क्या में कन्वर्ट कर देना है, CO2 और H2O में। 32 ग्राम से पूरा का पूरा CO2 बना, मतलब पूरा 32 के 32 ग्राम हमें खत्म करवाना है। और 32 ग्राम को अगर हमें पूरा के पूरा खत्म करवाना है, सवाल में यह पूछा गया कि यहां पर उससे कितने ग्राम O2 से हमको रिएक्ट करवाना पड़ेगा। सवाल ये पूछा, सवाल समझ में आया मियां खालिद साहब, कि अगर 32 ग्राम CH4 है, पूरा का पूरा हमको खत्म करवाना है, उसको खत्म करवाने के लिए हमें कितने ग्राम O2 लेना पड़ेगा, एनीवन लगा सकते तुक्का, देखो 32 ग्राम, ठीक है ठीक है, 32 ग्राम CH4 है। देखते, अगर फॉर एग्जांपल CH4 को हमने 1 मोल ली, पहले हमको ये पता करना रहेगा कि 32 ग्राम मतलब कितने मोल हुआ। बात समझ आ रही? जैसा मिसाल के तौर पर CH4 अगर हम लिए, CH4 अगर हमने 1 मोल लिए, कितने मोल लिए 1 मोल, तो कितने ग्राम होता, नहीं 12 और 4 16 ग्राम, कितने ग्राम होता 16 ग्राम, 16 ग्राम है मतलब कितने मोल है 1 मोल, ठीक है। अब यहां पर हमने कितने ग्राम लिया है बच्चों 32 ग्राम मतलब कितने मोल 2 मोल। बात समझ आ गई? अब रिएक्शन की तरफ देखने का, ऊपर ऊपर जब हमने 1 मोल लिए थे, कितना 1 मोल, 1 मोल मतलब कितने ग्राम 16 ग्राम, अगर 16 ग्राम लिए तो O2 कितना लेना पड़ेगा उसका डबल मोल। बात समझ आ रही? इसका मतलब अगर हमने 1 मोल, बहुत अच्छी बात यहां पे आने वाली देखिए, अगर हम लेते 1 मोल CH4, सॉरी ये CH4, तो हमें लेना पड़ रहा कितने मोल O2, 2 मोल O2 लेना पड़ रहा। बात समझ आ गई? और अगर
हम लेंगे 2 मोल CH4, तो कितने मोल O2 लेना पड़ेगा फिर? 4 मोल। बात समझ आ गई? हमें O2 कितने लेना पड़ेगा? 4 मोल O2 लेना पड़ेगा। बात समझ आ गई? अब 4 मोल O2 का वजन कितना होगा वो हमको पहचानना है ग्राम के अंदर। किस तरह से पहचान सकते हैं ग्राम के अंदर? एक ऑक्सीजन कितना होता? 16। एक ऑक्सीजन हो जाता 16, और ऑक्सीजन टोटल कितने? 4 नहीं, 4 2 नहीं 8, जरब कर 8, तो मतलब 16 जरब 8। अब ये जरब देने के बाद में जो कोई भी आएंगी उतने ऑटो यहाँ पर लगने वाले। बात समझ आ गई? उसको जरब 128 होते क्या? ठीक है, करो भाई, मेरी मैथ्स कमजोर है। ठीक है, उसको जरब देने के बाद में जो कोई भी आ जाएंगे वो जाएगा उसका असल जवाब। ठीक है, असल उसका वो पता करना असल था कि कैसे उसको सॉल्व किया जाएगा एक मरतब। क्या बात है मियां? 128 ग्राम मतलब के 32 ग्राम अगर CH4 लगा तो O2 कितना लगेगा कहते? 128 ग्राम। बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, तो बच्चों ये थी कुछ बातें जो हमने आज के लेक्चर में देखने की कोशिश की। पीछे से एक मरतबा उसको रिवाइज करते आते हो, खत्म करेंगे। सबसे पहले हमने देखा मोलार हजम। मोलार हजम देखने के बाद में हमने फिर देखा क्या? फीसद तरकीब, परसेंटेज कंपोजिशन। उसके बाद क्या देखा? सालिमाती फॉर्मूले के लिए इंपेरिकल फॉर्मूला। इसको देखे इंपेरिकल फॉर्मूला क्या रहता। फिर क्या देखा? बैलेंसिंग ऑफ द रियल, तनासुब पैमाई और तनासुब पैमायाना तहसीब। ठीक है, तनासुब पैमायाना तहसीब। ठीक है, और फिर ये कुछ बातें हमने देखी, और भी कुछ बातें बची हुई इस चैप्टर की जिन्हें देखेंगे इंशाल्लाह एक छोटे से ब्रेक के बाद। ठीक है, यहाँ रुकते। अस्सलाम वालेकुम।